नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की जो क्लास होगी वो लास्ट होगी आपकी वर्णमाला की आपकी लास्ट क्लास होगी। हमने स्वर व्यंजन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा संधि। क्योंकि व्यंजन के वर्णों के बाद अगर मैं संधि कराता हूं तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने उस चार्ट को भी याद किया होगा जो मैंने आपको कल कराया था, और वो सभी आपने याद बहुत अच्छे से कर लिया होगा जितना भी आपको पढ़ाया है। और संधि में वर्णों का बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। संधि में सभी वर्णों का उपयोग होता है। कौन सा वर्ण किसके योग से कौन सा वर्ण बनता है, ये सभी संधि में बहुत अच्छे से प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये याद करना ही होगा अच्छे से। इसके बाद मैं सीधा संधि ही शुरू कर दूंगा और संधि आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक भी हो जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो चल रहा टॉपिक। आज हम उससे आगे देखते हैं। अल्प प्राण महाप्राण हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है ना। अल्प प्राण हमने शुरू करना था और हमारा जो चला हुआ था आपका उच्चारण स्थान के आधार पर हमने व्यंजन के प्रकार देखे थे, ठीक है ना। व्यंजन के प्रकार देखे थे, कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ये सब हमने अच्छे से देख लिया था। अब हम देखने वाले थे कि वायु के निकलने के मुख से वायु निकलने के आधार पर व्यंजन के प्रकार हम लोग ये देख रहे थे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आपका डेफिनेशन तो उस दिन मैंने लिखवाई दी थी, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूं। मुख से वायु निकलने के आधार पर, मुख से वायु निकलने के आधार पर, यहाँ स्वर और व्यंजन दोनों काउंट होते हैं इसमें, तो इसलिए इसे अल्प प्राण और महाप्राण दोनों के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम वर्णों का उच्चारण करेंगे, ना कि व्यंजन का। यहाँ पे स्वर और व्यंजन सभी काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो मुख से वायु निकलने के आधार पर, राइटिंग साफ नहीं है एक तो दिक्कत ये होती है मुझे। मुख से वायु निकलने के आधार पर, मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। क्या होता है? एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। मैंने आपको बताया था कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ्य, ये वाला बताया था। इसकी एक ट्रिक है, याद रख लेना। चलो मैं जब चार्ट दोबारा से खोल लूँगा तो आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है। मैंने सेव किया हुआ है, वहाँ से आपको मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे आते हैं। मुख से वायु निकलने के आधार पर, भाई मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्ण की बात कर रहा हूँ। एक होता है अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अल्प प्राण और महाप्राण, इनके नाम से ही पता चल रहा है। प्राण मतलब वायु, प्राण का मतलब है यहाँ पे वायु, अर्थात हमारी श्वास वायु या हमारी जीवन वायु या प्राण वायु, जो आप कहना चाहो। लेकिन वायु वही वायु है जो हमारे मुख से बाहर आ रही है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो ये ध्वनि है यही तो वायु है, ठीक है ना। कि हमारे मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर क्या करते हैं हम? वर्ण के प्रकार देखते हैं। एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है अल्प वायु, अर्थात कम वायु, हमारे मुख से कम वायु। और एक होती है महाप्राण, अर्थात हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है। क्या होती है? अधिक वायु निकलती है। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, मैं इसको आपको बता देता हूँ और महाप्राण को भी अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु बहुत कम निकलती है, या हम कह सकते हैं एक आसान भाषा में और समझा देता हूँ कि वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से प्राण वायु बहुत कम घर्षण के साथ बाहर आती है अन्य वर्णों के मुकाबले। याद रखना कि
वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से प्राणवायु बाहर आती है अन्य वर्णों के मुकाबले कम घर्षण करके, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाता है। कैसे? नोट करूं या आप लोग लिख लोगे? लिख लीजिए, चलो मैं लिख देता हूं। वे वर्ण, क्योंकि जरूरी है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से प्राणवायु प्राणवायु कम घर्षण के साथ अन्य वर्णों के मुकाबले हमारे मुख से प्राणवायु अन्य वर्णों के मुकाबले कम घर्षण के साथ या कह सकते हैं अन्य वर्णों के मुकाबले कम बाहर निकलती है। अन्य वर्णों के मुकाबले कम बाहर मैं इसको डेफिनेशन को थोड़ा आसान करना चाहता हूं कि मुख से अन्य वर्णों के मुकाबले कम घर्षण के साथ बाहर निकलती है। पहले यहाँ पे हम इसे पूरा ही कर देते हैं भाई यार। मुकाबले कम घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ये तो हम आगे चले जाएंगे यार। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या कह रहे हैं और कैसे समय हमारे मुख से वायु अन्य वर्णों के मुकाबले कम घर्षण के साथ निकलती है ठीक है भाई। देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से प्राणवायु अन्य वर्णों के मुकाबले कम घर्षण के साथ निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। या हम एक भाषा में, एक लैंग्वेज में और लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है। लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु कम निकलती है, ठीक है ना भाई। मुख से वायु कम निकलती है अन्य किसी वर्ण के मुकाबले। अगर अधिक निकलेगी तो महाप्राण, कम निकली तो अल्प प्राण। अब देखिए यहां पर, देखिए महाप्राण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु अन्य वर्ण मुकाबले अधिक निकलती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बस इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे अधिक लिख देता हूँ कि वैसे भी मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को लिखना है तो वो अच्छे से लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, आप लोग नोट कर लीजिए। दोबारा बोल देता हूँ उसके लिए कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से प्राणवायु अन्य वर्णों के मुकाबले अधिक निकलती है या अधिक घर्षण के साथ निकलती है, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। अब हम देखते हैं, आपका क्या देखते हैं हम?
अल्पप्राण और महाप्राण, क्योंकि वहां पे तो स्थान नहीं बचा अल्पप्राण, या वहां पे तो जगह नहीं बची, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, क्या होगा? अल्पप्राण और महाप्राण। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर अल्पप्राण ही होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम वायु निकलती है। ए, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, ए, सबके उच्चारण में बहुत कम वायु निकलती है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का कौन सा? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, सॉरी, मुझे इसको सेव करना है ताकि हम लोग इसे फिर दोबारा से ओपन कर पाए अच्छे से, क्योंकि अगर मैं बैक गया तो ये शायद ओपन नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं पहले इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का कौन सा? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं इसको अभी बताऊंगा कि पहला, तीसरा और पांचवा क्या है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, या व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से? ये, रे, ले और वे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। कितने? अल्पप्राण। तो कौन कौन से बताए हैं? सारे के सारे स्वर अल्पप्राण। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण या व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है ना। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो कुल कितने हो गए? कुल अल्पप्राण कितने हुए? कुल अल्पप्राण हुए कितने? 19। कितने हुए? 19 होते हैं। अब देखिए, मैंने कहा है किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ये देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। कैसे? देखिए, अब उच्चारण करिए। ये चार्ट आप लोगों को पूरा का पूरा याद करना है, पूरा का पूरा। संधि में भी काम आएगा, अल्पप्राण महाप्राण में भी काम आएगा, सघोष अघोष में भी काम आएगा। ये पूरा पूरा चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा बोला है मैंने। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्पप्राण। अब देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग का, तो ये पहला व्यंजन वर्ग है, ये दूसरा व्यंजन वर्ग है, ये तीसरा व्यंजन वर्ग है, ये चौथा व्यंजन वर्ग है और ये पांचवा व्यंजन वर्ग है। अब व्यंजन वर्ग क्यों कहा है? क्योंकि मैंने इसे बताया था कि ये कै वर्ग, ये चै वर्ग, ये टे वर्ग, ये तय वर्ग और ये पै वर्ग, ये बताया था ना मैंने आपको। तो ठीक है, लिखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी अल्पप्राण है। देखिए, मैं इसको गोल कर देता हूं। सबके होंगे, किसी एक का ही नहीं, किसी भी, सभी व्यंजन वर्ग का कहा है मैंने। सभी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। हाँ, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 4 5। ठीक है ना। पहला, तीसरा और पांचवा। तो कितने? सभी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्पप्राण है। क्यों है? मेरे पे यकीन मत कीजिए, मत सुनिए, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुननी है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुननी है, बिल्कुल नहीं माननी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग रटो इसे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, कै, गे, डे, अपने आप उच्चारण कर लीजिए, याद मत कीजिए। पहला, तीसरा, पांचवा अपने आप उच्चारण करके देख लीजिए, याद फिर अपने आप हो जाएगा। देखिए, उच्चारण करिए, कै, उच्चारण करिए, का, ऐसे ऐसे बोलना है। इसको उच्चारण करते समय ऐसे बोलना आसान हो जाएगा। का, ख, ग, घ, ड,
किसके उच्चारण में अधिक वायु आ रही है? देखिए कम वायु आ रही है क ख, तो का में कम आई, खा के मुकाबले क ख ग घ, तो वो गा में कम आई, घा में अधिक आई और डा, तो पहला तीसरा पांचवा, ऐसे ही च छ ज झ अइया, तो तीन में पहले में, तीसरे और पांचवें में कौन सी आई? फिर कम आई। अब देखिए टा ठा, तो ठा में अधिक आई ठा ठा टा ठा। अपने मुंह के सामने हाथ रखे ऐसे और बोलिए टा। क्या हाथ पे कोई वायु महसूस हुई? बहुत कम, बहुत ही हल्की सी। अब ठा बोलिए ठा ठा टा ठा टा ठा। वायु महसूस होती है ना? हमारे हाथ पे हथेली रखिए, टा ठा टा ठा, तो ठा का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु आती है, ठीक है ना? तो टा ठा डा ढा, ढा में अधिक आती है और अण में नहीं आती। तो पहला तीसरा और पांचवा फिर अल्पप्राण हुए। ऐसे ही ता था दा धा, ता थ द धा ना, ठीक है? तो ते दे और न में बहुत कम वायु आती है दूसरे और चौथे वर्ण के मुकाबले। पा फा बा भा मा, तो पहला तीसरा और पांचवा क्या हुए? अल्पप्राण हुए। और सभी वर्ण का उच्चारण कर लीजिए। ए आ ई उ री ए ओ औ, कितने हुए? ये सभी के सभी 11 हो गए हैं। कैसे 11 हो गए हैं? और दो अयोग वहा अंग और ए भी अल्प प्राण में ही आते हैं, ठीक है ना? अंग और ए भी अल्प प्राण में ही आते हैं, क्योंकि उनको उच्चारण करते समय भी बहुत कम वायु निकलती है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा क्या थे? आपके अल्प प्राण थे। कैसे? अल्प प्राण थे। ये दिखाने से आपको ये हो जाता है कि बैक जाके मैं दिखा देता हूँ और आपकी समझ में आ जाता है। अब देखिए महाप्राण, मैंने कहा था वे सभी वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण के मुकाबले अधिक वायु निकलती है क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का प्रत्येक व्यंजन वर्ग का बचा हुआ जितना बचा दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन लिख लीजिए या वर्ण लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होंगे? महाप्राण होंगे। सभी उष्ण व्यंजन, सॉरी उष्ण व्यंजन क्या होते हैं? उष्ण व्यंजन शय, से और है, ये सभी क्या है? उष्ण व्यंजन है। कैसे है? ये सभी के सभी उष्ण व्यंजन है। कैसे है? उष्ण व्यंजन है। कैसे है? उष्ण व्यंजन है। शायद लाइट चली गई है और कुछ भी दिक्कत हो सकती है। अगर बीच में क्लास बंद हो जाए तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि लाइट चली गई है, ठीक है ना? तो क्लास बीच में बंद हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे बोलते बोलते अभी हो जाए। 18 मिनट की क्लास हुई है, मुझे 30 मिनट की देनी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं दे पाऊँगा, ठीक है? शायद लाइट चली गई है और आप लोगों ने हमें इस लायक नहीं बनाया कि हम लोग आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड हम लोग आप लोगों के लिए इन्वर्टर और ये सब कुछ इंतजाम कर सकें। अभी आप लोगों ने इस लायक नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो हम भी आप लोगों की तरह ही है। जितना हमसे हो सकता है हमने सब कुछ कर लिया। बस अब आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि यहाँ पे सब कुछ हो, टीचर्स हो और आपको वो सब कुछ दिया जा सके यूट्यूब पे ही, जो आपको पेड मिलता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। महाप्राण प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। उष्ण व्यंजन क्या? उष्ण व्यंजन क्या होते हैं? जितने भी आपके उष्ण व्यंजन होते हैं भाई, जितने भी आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। मुझे दिक्कत ये होती है, बार बार मुझे कैमरे से इसलिए हटना पड़ता है, मुझे टाइम देखना होता है कि टाइम कभी ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता रहूँ टाइम पूरा हो जाए। अब लाइव होंगे तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होगी, 1 घंटे तक आराम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना? तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा चौथा और उष्ण व्यंजन शय और है क्या होते हैं? ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं, यार ये रब कैसे हो गया यहाँ से? कुल होते हैं कितने? 14। कुल कितने होते हैं? 14 होते हैं। यार ये रब कैसे हुआ? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला
तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर लिख दिया मैंने। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे ये होते हैं। कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 19। कितने होते हैं? कुल 19 होते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा। अब महाप्राण को देख लेते हैं। मैंने कहा है प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको। महाप्राण दूसरा और चौथा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो देखिए, देखिए कै, खे, गे, घे, डे। अब ये तो अल्पप्राण हो गए थे। महाप्राण है दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और यहां से भी चौथे नंबर का, दूसरा और यहां से भी चौथे नंबर का। अब देखिए, कै, खे अधिक वायु, गे, घे अधिक वायु। तो गे और वो सॉरी घे, खे और घे में अधिक वायु आई तो महाप्राण। इसी प्रकार छे, चे, छे अधिक वायु, जय, झे अधिक वायु। तो ये वाला छे और झे अधिक वायु के साथ महाप्राण। ठे और डे अधिक वायु के साथ महाप्राण। ते, ठे अधिक वायु, थे और धे अधिक वायु के साथ महाप्राण। और फे और बे अधिक वायु के साथ महाप्राण। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। अगर बात करते हैं हम उष्ण व्यंजन की, किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं उष्ण व्यंजन की, तो उष्ण व्यंजन में तो अपने आप ही वायु अधिक निकलती है। शे, शे, शे और है भाई, शे, शे, शे और है। अच्छा, मैंने सेव नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। वाह भयंकर। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ठीक है। प्रत्येक और ये, रे, ले, वे अंतस्थ बोलते हैं ना। ये, रे, ले और वे अंतस्थ लिख लीजिएगा। मैंने 2 बार लिखवा दिया वैसे भी। कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 19। कितने होते हैं? 19। अगर बात करते हैं महाप्राण की, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा और उष्ण व्यंजन क्या? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं कुल 14। कितने होते हैं? कुल होते हैं 14। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, आपका ये कंफर्म हो गया, ये आपका बिल्कुल फाइनल हो गया। दूसरा और चौथा होते हैं क्या? महाप्राण। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैं उसी पीडीएफ को खोलता हूँ और वहीं पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम हो रही है और मैं नहीं चाह रहा कि ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए दोबारा से। आगे ना वहाँ पे शायद नहीं। क्या कंफर्म? अब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी जो प्रॉब्लम थी उसे हम लास्ट कर देंगे और ये हमारा यहीं सेव कर लेंगे हम शिफ्ट। अब हमारे पास इसमें पेज भी है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो हम यहाँ से ही देख लेते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, येलो। ठीक है, येलो हो गया। अब देखते हैं हम कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर, आशा करता हूं कि यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा और मैं लिखता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हूं। में कंपन के आधार पर मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कुछ भी छूटे, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाए। स्वर तंत्रियों में इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सघोष और अघोष दो प्रकार के होते हैं स्वर व्यंजन। सघोष, सघोष या इसे घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे घोष भी बोलते हैं। नंबर 1 पर सघोष और नंबर 2 पर होगा आपका अघोष। ठीक है, इसे सघोष को घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष को घोष भी बोला जाता है।
ठीक है। तो वो हो गया। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हम देखते हैं सघोष और अघोष, ठीक है ना। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, छोड़ी पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। सघोष और अघोष, सघोष वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, कंपन होती है। लेकिन अघोष वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर कंपनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए, सघोष वर्ण का, छोड़िए, सघोष वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। स्वर तंत्री कौन सी है ये, वही मूल स्थान, कंठ, तालव्य, ये सब कुछ स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, ठीक है ना। जबकि अघोष में क्या होता है, अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय, अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती। केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, केवल श्वास का प्रयोग, ठीक है भाई। जब सघोष का उच्चारण करते हैं तो सघोष का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, लेकिन अघोष का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होती। अगर सघोष की बात करता हूं तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक नहीं, यहां से नहीं, यहां पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं इसको। सघोष को क्या कहते हैं और घोष भी कहते हैं, सघोष और अघोष, ठीक है। सघोष प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर सघोष होते हैं। अगर बात करूं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष होते हैं। आपको पता है अंतस्थ कौन से होते हैं, ये, रे, ले और वे, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सघोष होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी सघोष होते हैं, ठीक है ना। सभी स्वर सघोष हुए। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष हुए। और अगर बात करूं तो प्लस में इसमें है भी सघोष होता है। क्या होता है भी सघोष होता है। इसके बाद एक क्लास और मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका छोटा सा बचा हुआ है पोर्शन, बहुत छोटा सा, जिसमें मुझे आपको बस वन लाइनर लिखवाने हैं। जैसे आपको लिखवाना है अर्धस्वर किसे कहते हैं, आपका लुंठित, प्राकंपित, या फिर पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, या दंतोष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपके बचे हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सघोष, कल हम इसको और उसको कंप्लीट कर देंगे फाइनल बिल्कुल। फिर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा अगली क्लास में। उससे अगली क्लास में हम क्या लेंगे, आपका संधि को शुरू कर देंगे। अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बहुत टाइम लगाया जाता है, तो उसका ये सोचना गलत है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ाया जाता है, क्योंकि टाइम आप लोगों के लिए लगाया जाता है। आधे घंटे की क्लास होती है, तो आधे घंटे में मैं जितना पढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा, उतना आप लोगों को पढ़ाता हूँ। लेकिन आप लोग अगर ये सोचते हो कि ज़्यादा टाइम लगाता है, तो ये सोचना बहुत गलत है दोस्तों, ठीक है ना। ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि पढ़ाई करिए। मैंने आपको बताया था कि कितना ज़रूरी है। आपके पास टाइम है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल का भी। तो आने वाली वैकेंसी है
टाइम मिलेगा, एक जब फॉर्म आ जाएगा 1 महीना तो फॉर्म का मिलेगा और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बस आप लोग हमें लाइव ले आइए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन आपके लिए लगा सके और लंबी से लंबी क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लगा सके, 50-60 क्वेश्चन रोज लगा सके। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।